भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए जो सर्वाधिक संवेदनशील अवधि है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था है। प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी जब बच्चा शैशवावस्था से ऊपर जाता है तो बाल्यावस्था की शुरुआत हो जाती है। इस पीरियड में बच्चे जो भाषा को काफ़ी आसानी से सीखते हैं और उसमें भाषाई विकास काफ़ी अधिक होता है क्योंकि वे बातों को समझने लगते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था उसमें बहुत सारी अवस्थाओं का वर्णन था। उसमें एक ये था सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ये भी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन भी नैतिक विकास के सिद्धांत का एक हिस्सा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला सवाल है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? यानी शिक्षक जो है क्लास में लड़कियों को कम ध्यान देते हैं, लड़कों को ज्यादा देते हैं। यह वास्तविकता में जेंडर पक्षपात है, यानी लिंग के आधार पर लड़कों और लड़कियों में फर्क करना ये जेंडर पक्षपात कहलाता है। पक्षपात का मतलब ही होता है किसी एक पक्ष का साइड लेना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला सवाल है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? दोस्तों, बच्चे जो होते हैं लड़के लड़कियों को ही निगाह से देखते हैं, लड़कियां भी लड़कों को अलग निगाह से देखती है। ये जो जेंडर की रूढ़िवादिता है, लड़के और लड़कियों में मतभेद होना, भेद होना, इसको कम करने के लिए आप क्या करेंगे? हम जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करेंगे कि जेंडर पक्षपात होता क्या है, यह किस प्रकार हानिकारक है, इससे हम किस प्रकार बच सकते हैं, लड़के और लड़कियों में किस प्रकार पक्षपात नहीं होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला सवाल है 5 नंबर, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? सही जवाब हो जाएगा लेव वायोगोत्स्की। लेव वायोगोत्स्की ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बच्चों के ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उसके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया है। सही जवाब ऑप्शन 2। अगला सवाल है जिग्सॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, वह क्या कहती है? नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं है, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। एक तरफ वह नीला टुकड़ा को खोज रही है, फिर किसी टुकड़े से कहती है कि ये वाला नहीं है, गाढ़े रंग वाला जिससे पूरा जूता बन जाएगा। यानी ये जो है खुद से बात कर रही है। ऐसा लग रहा है कि इसके बीच में 2 आदमी हैं, लेकिन ऐसा नहीं, ये खुद से ही बात कर रही है। इस प्रकार की वार्ता जो होती है, वायोगोत्स्की ने इसे व्यक्तिगत वार्ता कहा है। व्यक्तिगत का मतलब होता है इंडिविजुअल, खुद से बात करना, व्यक्तिगत रूप से बात करना, ये व्यक्तिगत वार्ता कहलाता है। सही जवाब ऑप्शन 1। अगला सवाल है 7 नंबर, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? बच्चों को हमने कुछ पाठ दिया, कुछ होमवर्क दिया और बच्चे उसे पूरा कर लेंगे, इस विश्वास के साथ हमने उसे कुछ संकेत भी दिया ताकि उसे सॉल्व करने में आसानी हो। इसको क्या कहा जाता है? इसको जो है पाड़ या ढांचा कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग जो होता है पाड़ या ढांचा होता है जो एक सहयोग देता है किसी को सफलता की ओर बढ़ने का। सही जवाब ऑप्शन 4। अगला सवाल है निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था को विशेषित करता है? सही जवाब है संरक्षण कक्षा समावेशन। जीन पियाजे ने संरक्षण या कक्षा समावेशन को मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था कहा है।
सही जवाब है ऑप्शन 2। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी जीन पियाजे की संरचना है? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने स्कीमा को संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में हेल्पफुल बताया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला सवाल है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? दोस्तों, आकलन को असेसमेंट मूल्यांकन कहते हैं। यह जो है परीक्षा का स्थान लिया है, यानी प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों से परीक्षा नहीं लेनी है बल्कि आकलन करना है। यही उसके सीखने सिखाने का एक माध्यम होगा। इसका जो उद्देश्य होता है यह होता है कि संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। कोई भी बात बच्चे इस तरह समझ रहे हैं, उसके मन में क्या कन्फ्यूजन है, उसकी क्या गलतफहमियां हैं, सारी भ्रांतियों को समझना ही आकलन का असल उद्देश्य है। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप उसका निदान नहीं तलाशेंगे और बच्चे को उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। सही जवाब ऑप्शन 2। अगला सवाल है बुद्धि से रिलेटेड। बुद्धि के बारे में कौन सही है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है जो बुद्धि से रिलेटेड हैं, 3 ऑप्शन गलत हैं, चौथा ऑप्शन जो है सही है। बुद्धि जो होता है बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह होता है। बुद्धि कॉम्प्लेक्स एबिलिटी का सेट होता है। सही जवाब ऑप्शन 4। अगला सवाल है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, यानी समस्या जिसका एक से अधिक समाधान हो। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? सही जवाब हो जाएगा सृजनात्मक विचारक, यानी कोई भी चीज का एक से अधिक उपाय तलाशना, एक से अधिक माध्यम अपनाना सृजनात्मकता है। आप अपनी क्रिएटिविटी का उपयोग करके किसी समस्या का एक से अधिक समाधान खोज रहे हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला सवाल है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पढ़ने पढ़ाने के दौरान वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्लास में आप पढ़ा रहे हैं, आपने देखा कि बच्चे की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? आपको ये चाहिए कि अपने शिक्षण पद्धति पर विचार करें कि क्या कोई मुझ में तो कमी नहीं है जिससे हम अनजान हैं। आप अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करें, बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढें। उम्मीद है कि आपको सफलता मिलेगी, बच्चों की सहभागिता में सुधार आएगा। सही जवाब ऑप्शन 4। अगला सवाल है, एक समावेशी कक्षा में, समावेशी कक्षा उसे कहते हैं जिसमें हर तरह के बालक हो। मंदबुद्धि बालक को भी तेज बच्चों के साथ बैठाकर पढ़ाना है, विकलांग बालक को भी उसी में पढ़ाना है। यानी ऐसी कक्षा में शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजना किस प्रकार तैयार करनी चाहिए? उसे जो है सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, काफ़ी एक्टिव रहकर, क्योंकि सभी बच्चों को ध्यान में रखना है, क्योंकि एक साथ सभी को पढ़ाना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। दोस्तों, एक अधिगम अक्षमता होती है जिसका नाम है पठन वैफल्य। इसे जो है डिसलेक्सिया कहते हैं, काफी पॉपुलर है। बच्चों में प्राथमिक लक्षण क्या होता है? पठन वैफल्य डिसलेक्सिया का प्राथमिक लक्षण होता है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। पठन वैफल्य एक बीमारी है जिसमें बच्चे जो है पढ़ नहीं पाते हैं। वे पढ़ते भी हैं तो काफ़ी धीरे धीरे एक एक अक्षर एक एक शब्द पढ़ते हैं। ऐसी बीमारी डिसलेक्सिया कहलाती है। यह धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता है। सही जवाब ऑप्शन 3। अगला सवाल है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT एक्ट 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है? जो RT एक्ट 2009 में समावेशी शिक्षा, एक साथ सारे बच्चों को बैठाकर पढ़ाने की जो व्यवस्था है, यह आधारित है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर। यानी कमजोर बच्चों का भी यह अधिकार है कि उसी कक्षा में बैठकर पढ़े। अगर हम कमजोर बच्चे को अलग कर देंगे तो वो पढ़ेगा क्या? क्योंकि उसका मनोबल ही टूट जाएगा। उसको भी एहसास होने लगेगा कि हम सही में कमज़ोर हैं, हम अपने वर्ग में बैठने के लायक नहीं हैं। हमको ये चाहिए कि उसका मनोबल बनाए रखें, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य का उपयोग करके उसे पढ़ाते रहें। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3।
अगला सवाल है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से निर्भर करता है। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क होता है, पढ़ाने का तरीका होता है, इसमें अधिगम जो है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला सवाल है 18 नंबर, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरण को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांत को चुनौती देनी चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला सवाल है 19 नंबर, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। ऐसी पढ़ाई जिसमें जो है पठन पाठन छात्र केंद्रित हो, बच्चों के इर्द गिर्द घूमता हो, उसकी विशेषता क्या होती है। उसकी विशेषता यह है कि बच्चों के अनुभव को प्रमुखता दिया जाता है। इसमें पढ़ाई जो है बच्चों की इर्द गिर्द ही घूमती है। बच्चे जो जानते हैं उसी के अनुसार पढ़ाना है, बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उसी के अनुसार पढ़ाना है। ऐसा नहीं कि बच्चों की चाहत के विपरीत हम उस पर पढ़ाई थोप देंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला सवाल है, संवेग एवं संज्ञान। ये जो दो शब्द है संवेग और संज्ञान, ये एक दूसरे से सन्निहित हैं। संवेग हो चाहे संज्ञान हो, दोनों एक दूसरे से ही संबंधित है, बल्कि सन्निहित है। सही जवाब ऑप्शन 3। अगला सवाल है, संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। यहाँ पर 4 कथन दिए हुए हैं संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में। इसमें 3 गलत है, 1 सही है। हमें सही की पहचान करनी है। दोस्तों, अधिगम जो होता है सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया होती है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव इंगेजमेंट, यानी हम जो है एक्टिव इंगेजमेंट के द्वारा ही कुछ सीख सकते हैं। अगर हम एक्टिव इंगेजमेंट नहीं है तो हमारी जो सीखने की प्रक्रिया है वो प्रभावित हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन 4। अगला सवाल है 22 नंबर, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रभावशाली तरीका है। बार बार हम उदाहरण देते हैं, उदाहरण से समझाते हैं, ऐसा इसलिए कि हम प्रभावशाली तरीके से उसे पढ़ा सकें, समझा सकें। अगला सवाल है 23, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने का क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों को अधिगम में सम्मिलित करने के लिए अगर हम पुरस्कार या दंड का उपयोग करते हैं तो अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि या जिज्ञासा कम होती है, क्योंकि पुरस्कार देने से बच्चे का मनोबल तो थोड़ा बढ़ता है, लेकिन बाकी बच्चे जो पुरस्कार नहीं प्राप्त करते हैं उसका कम हो जाता है, थोड़ा ज़रूर कम होता है। दंड तो काफ़ी हानिकारक है, इसका उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। यानी अधिगम में बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा करना है, न कि पुरस्कार के प्रति। बच्चे सीखने के लिए पढ़े, न कि पुरस्कार के लिए। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि जिज्ञासा कम होती है। सही जवाब ऑप्शन 4। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। यानी कौन सी प्रथा है चारों में जो सार्थक अधिगम को बढ़ावा देता है, जिसके उपयोग से पठन पाठन में एक परिणाम आता है। शारीरिक दंड। शारीरिक दंड का उपयोग पढ़ाने के दौरान, अधिगम के दौरान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बढ़ाता नहीं बल्कि घटाता है। दूसरा है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, यानी ऐसे माहौल बनाना जिसमें लोग एक दूसरे को सहयोग करें और सहयोग से सीखे। यह जवाब जो है ऑप्शन जो है सही है, यह होना चाहिए। इसके अलावा सतत एवं समग्र मूल्यांकन, यह भी काफी सही है, यह भी होना चाहिए। यानी ये दोनों ऑप्शन सही है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन भी होना चाहिए, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण भी होना चाहिए। अगला ऑप्शन निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, जो उचित नहीं है, बल्कि निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, सतत मूल्यांकन होना चाहिए। बच्चों की एक दूसरे से तुलना करना उचित नहीं है। हर किसी में प्रतिभा होती है, प्रतिभा के अनुरूप हम उसका मूल्यांकन करेंगे।
यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा, जो ऑप्शन 2 में अवेलेबल है। सही जवाब ऑप्शन 2। अगला सवाल है 25, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। बच्चों की जो जटिल अवधारणा है उसको हम सहज करने के लिए अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करेंगे। बच्चों को ये अवसर देंगे कि वो अन्वेषण करे, खोज करे और आपस में चर्चा करे, ताकि डिस्कशन के द्वारा उसके कन्फ्यूजन दूर हो और जटिल से जटिल अवधारणाओं को वह आसानी से समझ सके। सही जवाब है ऑप्शन 4। अगला सवाल है एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित करती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला सवाल है 27 नंबर, निम्नलिखित में किस अवधि में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होता है इसमें शारीरिक वृद्धि और विकास तीव्र गति से होता है। बच्चे के जन्म के बाद आप देखते होंगे कि उसके शरीर में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि होती है, उसका विकास तेज़ी से होता है, उसके कपड़े छोटे होते लगते हैं क्योंकि वे बढ़ते ही रहते हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं उसकी वृद्धि में कमी आती है और यहाँ तक कि उसकी लंबाई रुक जाती है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला सवाल है 28, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। आइए हम 4 ऑप्शन देखते हैं और सही को चयन करते हैं। पहला ऑप्शन है इस सवाल का, विकास जीवन पर्यंत चलता है। ये सही है कि विकास हमेशा चलता है क्योंकि वृद्धि रुक जाती है, विकास नहीं रुकता। विकास परिवर्त्य होता है, ये भी सही है। विकास जो है मॉडिफिएबल होता है। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, ये भी सही है। यानी तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इससे प्रभावित नहीं करते, ये गलत है। बच्चों का विकास उसके संस्कार पर भी डिपेंड करता है। जिस संस्कृति में रहते हैं वे उसी को फॉलो करेंगे, उसी संस्कृति के अनुसार वे पर्व त्योहार मनाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। उसका पहनावा भी उसके समाज के संस्कृति के अनुसार होता है। सही जवाब ऑप्शन 4। अगला सवाल है व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। व्यक्तिक विभिन्नता का प्राथमिक कारण होता है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। आनुवंशिकता और पर्यावरण के कारण ही व्यक्तिक विभिन्नता आती है, लोग एक दूसरे से अलग दिखते हैं। अगला सवाल है जो लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है। विद्यालय एवं मीडिया जो होता है द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी होते हैं, क्योंकि परिवार एवं पास पड़ोस में जो सामाजिकरण होता है वह प्राथमिक होता है, क्योंकि बच्चे का जन्म परिवार में होता है और परिवार पास पड़ोस में ही वे बड़े होते हैं और सामाजिकरण पाते हैं। दोस्तों ये थे 30 सवालात